Hello everyone, thank you so much for watching. I'm your YB sir and I welcome you all in today's class. The finished and the easiest way to learn the concept of physics very clearly. Okay? Stay tuned with me so that I will be able to clear all the doubts of yours. Okay? So let's go to our today's topic of discussion. Our today's topic of discussion is about Gauss law. So in the last class, we have already discussed about electric flux. And there was some funny tricks about electric flux, that is Fisry flux, right? So last class में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस किए थे. आज की इस क्लास में हम उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेस करके गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. और वो जो गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए काम आता है. सो गॉस लॉ हम पढ़ेंगे. उसके बाद ये गॉस लॉ कूलम्ब्स लॉ के साथ कैसे रिलेट होता है, उसका रिलेशन क्या है, वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद हम इसी गॉस लॉ का 3 एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, जो कि इस काउंसिल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है. राइट? सो आज का एक क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो आप कंसंट्रेट करके देखते रहिए. ओके? सो आज की इस क्लास में गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग और इमर्जिंग ओवर ए surface in electric field is known as what? Electric flux. राइट? सो आज के इस क्लास में गॉस लॉ जो बताने जा रहे हैं, गॉस लॉ के बारे में. वो गॉस लॉ एक्चुअली आखिर में होता क्या है? एक्चुअली गॉस लॉ आखिर में होता क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करेंगे कि वो जो एरिया वेक्टर है वो भी इसमें यूज होने वाला है. एरिया वेक्टर के बारे में बोलना चाहता हूं कि यहां पे एरिया वेक्टर के लिए जब आप कंसीडर करोगे, वो हमेशा क्या बोलेंगे कि सरफेस को नॉर्मल होगा. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ओके? सो गॉस लॉ एक्चुअली होता क्या है कि गॉस लॉ में आप एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करेंगे. ओके? रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ में डिफरेंस क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप फाई लिखेंगे, यहां पे भी फाई आएगा. गॉस लॉ में फाई भी आएगा. फाई मतलब फ्लक्स जो है, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और यहाँ पे गॉस लॉ और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा क्या है, मतलब गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज्यादा क्या इंपोर्टेंस है? एक्चुअली हमेशा गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस ही लेते हैं. कैसे? मान लो कि आपके पास यहां पे एक पॉइंट चार्ज है जो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है. तो आप निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट चार्ज के लिए मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा. ओके? या फिर एक क्या वायर है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे सपोज चार्जेस प्रेजेंट होता है. तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पे सपोज आपका पॉजिटिव सपोज ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. सो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, फ्लक्स कितना आएगा, उसके लिए गॉस लॉ हमको पढ़ना पड़ेगा. सो गॉस लॉ आखिर में होता क्या है कि इट इज द टोटल फ्लक्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. राइट? सो गॉस लॉ एक्चुअली होता क्या है? तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस. टोटल फ्लक्स देख लो, यहां से अच्छे से देख लो. टोटल फ्लक्स फाई टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस. इसका मतलब क्लोज्ड, ये जो इंटीग्रेशन यहां पे है ना, ये क्लोज्ड है. राइट? टोटल फ्लक्स linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within it.
द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन इट। ये एक्चुअली आपका गॉस लॉ। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वो इक्वेशन को बेस करके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे? देखो, ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस। सपोज ये आपका क्लोज्ड सरफेस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब सपोज एक पॉइंट चार्ज है, सो यहाँ पे वो सभी चार्ज देखा ऐसा लगेगा, राइट? या फिर मान लो कि सिंपल और एक बात में समझेंगे कि ये आपका सिंपल पॉइंट चार्ज है। सो ये पॉइंट चार्ज अगर है, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स विल बी अवे, राइट? सो ऐसे आपका आएगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा। सो मैं एक सरफेस चूज करूंगा जो कि इस चार्ज को क्लोज करेगा। सो इस सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, टोटल इस सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकल के जा रहे हैं इस सरफेस के थ्रू। ओके, सो गॉस लॉ मतलब टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस, इसका मतलब है क्लोज्ड। ये जो इंटीग्रेशन है क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 times the net charge enclosed within it. The total flux linked with a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed within it. Actually, आगे चल के हम गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो सरफेस है आपका ना, वो गॉसियन सरफेस होता है। वो गॉसियन सरफेस आखिर में होता क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन और ये स्टेटमेंट आपको शायद थोड़ा सा अटकटा जैसा लग रहा होगा। मतलब ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिए, यहाँ से ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो एक्चुअली ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा, ये सब कुछ अभी हम थोड़ी देर बाद अच्छे से समझ सकते हैं। आपको अभी तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा शायद, राइट? सो गॉसियन सरफेस एक्चुअली होता क्या है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्टेटमेंट हो गया ना। स्टेटमेंट आप याद रख लो अच्छे से। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन इट। ओके, सो गॉस लॉ जिस भी सरफेस में, और जो गॉस लॉ जहां पे भी आप अप्लाई करोगे उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, गॉसियन सरफेस आप कैसे चूज करोगे। उससे पहले हम लोगों को समझना चाहिए गॉसियन सरफेस एक्चुअली होता क्या है। बट गॉसियन सरफेस एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, व्हाट डू मीन बाय गॉसियन सरफेस? एक्चुअली ये एक तरह का सरफेस होता है, राइट? गॉसियन सरफेस एक टाइप का सरफेस होता है। तो वो कैसे टाइप का सरफेस होगा? एक्चुअली वो एक सरफेस है जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप करेगा, क्लोज करेगा। अभी मैंने एक स्फीयर लिया था जो कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, तो इसको कवर अप करने के लिए हम इस टाइप का, मतलब स्पेरिकल शेप का एक सरफेस ले सकते हैं। उस तरह का मतलब आपका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसको कवर अप करने के लिए आप एक सिलेंडर चूज करोगे। और भी एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, आप वो सरफेस चूज करोगे वो क्लोज होगा, उसके बावजूद भी आपका जो सरफेस होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री दिखाएगा, मतलब वो सरफेस सिमेट्री मेंटेन कर रहा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। गॉसियन सरफेस एक सरफेस होता है जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्री मेंटेन करता है। और क्या होता है, उस सरफेस का एरियल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा होता, वो एंगल सभी पॉइंट पे कांस्टेंट आएगा, वो एंगल हमेशा कांस्टेंट आएगा, तब जाके उस टाइप का सरफेस को आप बोल सकते हो कि गॉसियन सरफेस। समझ में आ गया?
मैं बोल रहा हूं कि गॉसियन सरफेस एक्चुअली होता क्या है, इट इज ए सरफेस, गॉसियन सरफेस इज सिंपली, आप बोल सकते हो कि एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है। एक्चुअली गॉसियन सरफेस जैसा आप ये नहीं देख सकते कि ये एक्चुअली दिख रहा है आपको गॉसियन सरफेस, नहीं, एक्चुअली वो इमेजिनरी टाइप का, वो हम ले रहे हैं कि इस टाइप का हुआ होगा। ओके, सो इस टाइप का होगा तो उसके हिसाब से उस सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक होगा। ओके, सो वो एक्चुअली एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप करता है, मतलब क्लोज करके रखता है। सो गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि इट इज ए क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, आई विल राइट इट डाउन। ओके, इट इज ए closed imaginary surface, a closed imaginary surface near the charge distribution, charge distribution के आसपास, near the charge distribution, near the charge distribution, near the charge distribution. Okay, where magnitude of the electric field is constant, जहां पे मतलब उस सरफेस का सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट आएगा, और क्या होगा एंड एंगल बिटवीन ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज कांस्टेंट। ओके, इसी को हम बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस। एंड जो वो सरफेस होगा वो सिमेट्री मेंटेन कर रहा होगा, इट विल मेंटेन सिमेट्री, द गॉसियन सरफेस विल हैव टू मेंटेन द सिमेट्री। ओके, सो गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन हम और एक बार बोल सकते हैं कि इट इज ए क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस near the charge distribution where magnitude of the electric field is constant and the angle between the areal vector and electric field intensity is constant, उसी को हम बोलेंगे कि वो है गॉसियन सरफेस। और एक मजेदार बात मैं बताने वाला हूं कि मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूं, मतलब जो डेरिवेशन करने वाला हूं, वो आपको चौंका देने वाला है। मतलब आप ये जो गॉस लॉ देख रहे हैं ना, उसी गॉस लॉ को मैं गिवन लेके, मतलब उसी गॉस लॉ से कुलम्स लॉ आपका डिराइव करूंगा। कुलम्स लॉ याद है ना, F इक्वल टू बीटा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। इस फॉर्मूला से मैं कुलम्स लॉ डिराइव करूंगा, और एक बात कन्वर्स रिवर्स थिंग भी डेरिवेशन करूंगा, मतलब कुलम्स लॉ को लेते हुए मैं गॉस लॉ को डिराइव करूंगा। ये दोनों चीज मैं अभी थोड़ी देर बाद करने वाला हूं। सो अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ये आपका हो गया। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि आपके पास क्या है। सपोज आपके पास कुलम्स लॉ का एक्सप्रेशन आपको मालूम है, आप निकालना चाह रहे हो कि गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा। गॉस लॉ का एक्सप्रेशन ये आपका है, ये एक्चुअली ई वेक्टर डी ए वेक्टर ये क्या है अभी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। सो अभी क्या हम करेंगे कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ से हम गॉस लॉ को प्रूव करेंगे। ओके, तो यहां पे गिवन क्या है, गिवन यहां पे क्या है, गॉस लॉ को प्रूव करेंगे। सो वो हमारा टारगेट है, वो एम है। गिवन फ्रॉम कहां से हम प्रूव करेंगे, कुलम्स लॉ से। सो गिवन यहां पे कुलम्स लॉ है। सो यहां पे गिवन क्या है, कुलम्स लॉ है।
सो हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना क्या है, आपको गॉस लॉ प्रूफ करना है। ओके, सो कूलम्स लॉ आपको मालूम है, अब वहां से गॉस लॉ डेरिवेशन करने वाले हैं। कैसे हम डेरिवेशन करेंगे? सो मान लो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो क्या हुआ? सो यहां पे सपोज ये आपका O, यहां पे एक पॉइंट चार्ज Q है। सो इस पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उसके हिसाब से आप गॉस लॉ वहां से कैसे डिराइव करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस चार्ज को कवर करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। और एक बात यहां पे मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, क्या है कि अगर आपके पास ये इस पे नहीं आएगा, वो गॉसियन सरफेस को लिंक करता है। मतलब अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस किस टाइप का गॉसियन सरफेस होगा? वो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस आपका आएगा। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस आएगा अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है। अगर आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज अगर होगा आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगा। एप्लीकेशन में ये सब यूज होने वाला है। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रख लो। पॉइंट चार्ज है तो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस आएगा, लीनियर चार्ज है तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगा, और प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, अगर प्लेन सीट ऑफ चार्ज अगर आपके पास है तो कैसे टाइप का गॉसियन सरफेस आएगा? वहां पे भी आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगा। और एक बात, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहां पे किस टाइप का सिमेट्री मेंटेन हो रहा है। ये अभी मैंने शुरू नहीं किया है, इस डेरिवेशन अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है। ये गॉसियन सरफेस को लिंक करता है। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस हुआ, तो किस टाइप का सिमेट्री यहां पे ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएगा? वो स्पेरिकल सिमेट्री बनाएगा। कौन सा सिमेट्री? स्पेरिकल सिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री। मतलब उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सेम ही आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहां पे लीनियर चार्ज अगर है, ये अगर आपका लीनियर चार्ज है, यहां पे मैं एक सिलेंडर ले लूंगा, तो ये सिलेंडर इस लाइन को सिमेट्री मेंटेन करेगा। कैसे? आप इस लाइन के चारों तरफ जहां पे भी देखोगे वो सेम ही नजर आएगा। सो यहां पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री आएगा, सिलिंड्रिकल सिमेट्री आप यहां पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद प्लेन सीट ऑफ चार्ज आपके पास है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, तो यहां पे कौन सा सिमेट्री आएगा? यहां पे आपका प्लानर सिमेट्री आएगा। ओके, यहां से आपका प्लानर सिमेट्री आएगा, प्लानर सिमेट्री। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये तीन आप अच्छे से याद रख लो। अभी हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इसको आप अच्छे से याद रख लो। कहीं पे रफ पे लिख सकते हो या और कहीं पे लिख के इसको बॉक्स कर सकते हो। गॉसियन सरफेस के बाद इसको आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। सो आपके पास अभी एक पॉइंट चार्ज है जो कि O, वहां पे Q पॉइंट चार्ज है।
इसको हम क्लोज करने के लिए कौन से टाइप का गॉसियन सरफेस लेंगे? आप ले सकते हो कि एक क्यूब टाइप का, वो भी इसको क्लोज करेगा। आप ले सकते हो एक स्फीयर, वो भी क्लोज करेगा। सो क्यूब और स्फीयर पे क्या होगा कि क्यूब का जो फेसेस होंगे, उस चारों तरफ जो फेस होगा, उस फेस, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो क्यूब इस पॉइंट को सिमेट्री मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, ये अगर पॉइंट है तो देख लो, इस पॉइंट से यहां तक जितना दूरी है, इस पॉइंट से यहां तक उतना दूरी नहीं है। वो चारों तरफ डिस्टेंस सेम नहीं होगा। उसको, इस पॉइंट को ये क्यूब सिमेट्री मेंटेन नहीं करेगा। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि अगर क्यूब एक क्लोज सरफेस होगा, तब भी आप यहाँ पे उसको आप गॉसियन सरफेस के तौर पे नहीं ले सकते। आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज अगर है तो आप आंख बूझ के ये लिखोगे कि वहां पे आपका स्पेरिकल गॉसियन सरफेस आएगा और स्पेरिकल सिमेट्री वहां पे मेंटेन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये अगर क्यू चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ निकल रहा होगा। मैं इस सरफेस पे, याद रख लो, ये सर्कल नहीं है, एक स्फीयर है। अच्छे से आप 3D इमेजिन करो। सो इस सरफेस पे मैं एक छोटा सा एरिया चूज करूंगा। छोटा सा एरिया में चूज किया, एक स्मॉल पैच। आप विजुअलाइज कर सकते हो कि फुटबॉल का जो ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस है, राइट, वो एक स्फीयर जैसा होगा, राइट। सो उस पैच में से आप एक सपोज ब्लैक पैच आप चूज करोगे। सो उस ब्लैक पैच का एरिया अगर DA होगा, सो उस सरफेस का एरियल वेक्टर उस सरफेस को नॉर्मल होता हुआ आपको ऐसा नजर आएगा, जो कि आप लिख सकते हो कि ये DA वेक्टर है, जो कि इस सरफेस DA सरफेस का एरियल वेक्टर है। और एक बात, यहां पे आपका क्यू चार्ज है। सो उस चार्ज के लिए आपको चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा, सो उस चार्ज के लिए यहां पे आप ये लिख सकते हो कि देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंप्लीट। अगर यहां पे एक टेस्ट चार्ज में रखूंगा Q0, ओके, यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे, इस छोटे से ब्लैक पैच के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस के लिए कितना फ्लक्स आएगा वो निकालेंगे। वहां से इस टाइप का एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हो। और एक बात, ये जो स्फीयर का रेडियस सपोज R है, ओके। सो यहाँ पे आपका Q हो गया सोर्स चार्ज, जो कि 8O पे है। Q हो गया आपका सोर्स चार्ज। हम एक छोटा सा गॉसियन सरफेस इमेजिन किए जिसका रेडियस R है। लेट अस इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि सपोज DA वेक्टर आपका स्मॉल DA आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट हुआ। ये जो ब्लैक पैच हम बोल रहे थे एरिया एलिमेंट, और DA वेक्टर क्या है? DA वेक्टर आपका एरियल वेक्टर है। DA एरिया का एरियल वेक्टर है, तो DA आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट हो गया। ओके, सो इलेक्ट्रिक E वेक्टर जो दिया गया है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। सपोज यहाँ पे वो जो Q0 और Q0 है वो P पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ओके। उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि d फाई क्या है?
डी फाई मेरा है कि ये जो डी ए एरिया है, जो ब्लैक पैच है, उस एरिया के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, मतलब उस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, उस सरफेस पे कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकल के जा रहे हैं। तो डी फाई आपका फ्लक्स लिंक्ड विथ डी ए सरफेस पे आपका डी फाई फ्लक्स लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। सो हमको पता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ हमको पता है, कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, कूलम्ब्स लॉ क्या है कि एफ आपका बीटा क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वहां से आप ये लिख सकते हो कि E इक्वल टू कम आउट व्हाट, एफ बाई क्यू नॉट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, सो एफ बाई क्यू नॉट अगर होगा तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा E इक्वल टू क्या, बीटा क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सपोज स्केलर फॉर्म पे लिख रहे हैं, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। अभी तक क्लियर हो गया आप सब लोगों को। अगर आप यहाँ पे वेक्टर दोगे तो आप ये लिख सकते हो कि एलोंग, डायरेक्शन आएगा किस तरफ, एलोंग ओपी वेक्टर। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अभी मजेदार और इम्पोर्टेंट थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फ्लक्स क्या होता है, तो इस डी ए सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। सो डी फाई आपका हो गया कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन फाई इक्वल टू ई डॉट ए, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि यहां पे एरिया कितना है, डी ए है, सो एरिया वेक्टर आपका डी ए वेक्टर हो गया। और डी ए वेक्टर जिसी तरफ है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। सो ए डॉट बी के हिसाब से ए बी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, cos 0 degree is how much, 1. So d phi will be E into dA. It's clear to all of you? Okay. So ये आपका हो गया dA सरफेस पे इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है। So ये आपका इक्वेशन 2 सपोज है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे कि टोटल सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। सो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा ब्लैक पैच लिए थे। अभी हम क्या करेंगे कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट जितने भी है उन सब सरफेस को, वो छोटा छोटा पैच को हम ऐड करते जाएंगे। तो हम छोटा छोटा पैच को ऐड करेंगे का मतलब क्या होता है, हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, हम छोटे छोटे और इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट को ऐड करना होता है, उसका मतलब क्या होता है, हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो किसको इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई को इंटीग्रेशन करेंगे। सो टोटल अभी हम लिखेंगे द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, the total flux linked with the closed surface will come out what, d phi का इंटीग्रेशन होगा 0 to phi टोटल, जो कि phi टोटल निकल के आ गया। ओके, या फिर ये लिख सकते हो d phi टोटल। ओके, d phi का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to phi टोटल। और यहां पे e डॉट नहीं लिखोगे, e a यहां से हम ये ऑलरेडी cos 0 हो गए हैं। सो ई डी ए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इंटीग्रेशन आप लिखोगे कि ये क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन होगा, मतलब जितना भी सरफेस है उस सरफेस का सरफेस एरिया मतलब क्लोज्ड होगा ना, ये सरफेस क्लोज्ड हुआ। यहाँ पे सिर्फ ये डी ए था, अभी टोटल सरफेस को हम ऐड करेंगे, इसलिए हम, इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, सो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई है,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उस हिसाब से फाइंड टोटल विल बी कम आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे जितना है, यहाँ पे उतना है, यहाँ पे उतना है, वहां पे, यहाँ पे, सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका सेम है। उसका मतलब ये कांस्टेंट है। गॉसियन सरफेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हमेशा ही आएगा। उसका मैग्नीट्यूड हम डेफिनेशन पे लिखे थे। सो ये अगर कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास ये dA का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन हो गया। सो dA को हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन में निकालेंगे, मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस का सरफेस एरिया। हमको पता है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ये आप अच्छे से याद रख लो कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। दैट इज इक्वल टू इज हाउ मच। इक्वेशन 1 हम क्या लिखे थे, इक्वेशन 1 पे हम लिखे थे कि बीटा क्यू डिवाइडेड बाय r² इनटू dA का सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब सरफेस एरिया, मतलब टोटल स्फीयर का सरफेस एरिया A। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 4πr²। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि r² कैंसिल हो गया। उसके बाद बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4πε0, 1/4πε0 हम एयर मीडियम पे लेंगे तो लिखेंगे। उसके बाद ऊपर क्या है 4π/Q। ओके, 4π विल कैंसिल आउट। फाइनली आपके पास निकल के आ गया फाई टोटल विल बी इक्वल टू Q/ε0, Q/ε0। या फिर यहां से देखो, इसको कंप्लीट क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो ये लिख सकते हो कि E.dA का क्लोज्ड इंटीग्रेशन दैट विल, यहाँ पे कितना निकल के आ गया, Q/ε0, जो कि आपका ये इक्वेशन 3 हो गया, जो कि आपका गॉस लॉ है। हम कहां से शुरू किए थे, कूलम्ब्स लॉ से। गॉस लॉ पे हम निकल के आ गए। आप यहाँ पे एक अच्छे बात नोटिस करो कि यहाँ सर ये जो टर्म आप लिखे वो कहाँ से लाए, ये आपका डाउट हो रहा होगा शायद। ये मैं यहां से लाया कि देखो d∅ यहाँ पे E.dA हो रहा है। सो फाई लिखेंगे तो E.dA का इंटीग्रेशन होगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो ये आपका d∅ है। टोटल फ्लक्स कितना होगा, E.dA का क्लोज इंटीग्रेशन। सो मैंने इसलिए ये टर्म लिखा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सो Q/ε0 निकल के आ गया। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन इट। ओके, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, आप अच्छे से याद रख लो। ये आपका प्रूफ हो गया, क्या, गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। रिवर्स थिंग अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। रिवर्स मतलब आपके पास अगर गॉस लॉ है, आप कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन करना चाह रहे हो, तो वो कैसे डेरिवेशन करेंगे। हो गया, इट्स क्लियर। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो अभी हमारा टारगेट क्या है कि कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। Coulomb's law from Gauss law। ओके, अभी हम प्रूव करेंगे क्या, कूलम्ब्स लॉ प्रूव करेंगे। बहुत दिन के बाद कूलम्ब्स लॉ बोल रहे नहीं, कूलम्ब्स लॉ हम प्रूव करेंगे। COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे गॉस लॉ है। सो गॉस, और एक अच्छी बात क्या है, जो डायग्राम है जैसा है वैसा ही रहने दो। उस टाइप का डायग्राम यहाँ पे भी करोगे, सेम डायग्राम आप यहाँ पे करोगे। अगर आपका जो नोट मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर आपको मैं सेंड करूंगा, उस नोट पे अगर ये डायग्राम नहीं होगा तो यहाँ से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहाँ से आप डायग्राम लिख सकते हो। अच्छे से मैंने डायग्राम किया है।
ये सेकंड जो प्रूफ है ना, इसके लिए भी सेम डायग्राम आप 2 बार करना पड़ेगा, एक पहले के लिए और एक अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए भी सेम डायग्राम रहेगा, पर प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा देखते रहो। ओके, सो उसके हिसाब से अभी हम कैसे डेरिवेशन करेंगे। जो मैंने लिखा था कि लेट क्यू विद द सोर्स चार्ज एट ए, उसके बाद क्या लिखा था, लेट अस इमेजिन, नहीं लिखा था, बोल लिया था मैंने, लेट अस इमेजिन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। उसके बाद मैंने क्या लिखा था कि डी ए विद स्मॉल एरिया एलिमेंट, यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या है, डी ए है, इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज ई वेक्टर। उसके बाद क्या लिखा था कि डी फाई आपका फ्लक्स लिंक होता है किसके साथ, डी ए के साथ। डी फाई हमने क्या लिखा था, डी फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ डी ए सरफेस के साथ, डी ए सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, डी फाई है। ओके, सो हम गॉस लॉ से शुरू करेंगे। गॉस लॉ मतलब क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है कि फाई टोटल इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन दैट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज और नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ये आपका गॉस लॉ है। यहां से हम प्रूफ करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कैसे हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे आप इम्प्लाइज डाल दो। ओके, सो अभी आप यहां से भी देख सकते हो कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन पे है, इसलिए डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ई डॉट डी ए विल कम आउट व्हाट, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। सो आप मैं नहीं लिखूंगा, क्लोज सरफेस दैट विल कम आउट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर निकाल लो। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो ये आपके पास ये निकल के रहेगा क्या, डीए का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, उसके बाद आप खुद इसको डेरिवेशन कर सकते हो। यहाँ पे मत दिखो, यहाँ पे मत देखो। सो ये आपका ई हो गया। और इस सरफेस का टोटल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन मतलब अभी मैंने बताया था, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसके बाद ए लिखोगे, उसके बाद ये जो एरिया है सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहां से E will come out what, 4 pi r square will be divided from that side, so 1 by हम लिख सकते हैं कि 1 by 4 pi r square, और यहां से पहले क्या था Q by epsilon naught। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। सो इसको हम यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, E is F by Q naught, so in place of E what we can write, in place of E we can write F by Q naught, F by Q naught. In place of E we can write F by Q naught, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square। ओके ओके, ये नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, F will come out, फाइनली आपका आ गया कूलम्ब्स लॉ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q naught divided by R square। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन कूलम्ब्स लॉ का है। F इक्वल टू बीटा, ये 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बीटा, सो F इक्वल टू बीटा Q into Q naught by R square। कूलम्ब्स लॉ जो की है वो आपका फाइनल प्रूफ होने वाला था, वो प्रूफ हो चुका है। आप अच्छे से देख सकते हो कि कंप्लीटली ये प्रूफ हो गया। सो आज के क्लास में हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट डिस्कस किए, उसके बाद हम गॉसियन सरफेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए, उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन गॉस लॉ डेरिवेशन किए, कहां से, कूलम्ब्स लॉ को
लेते हुए फ्रॉम कूलम्स लॉ यू हैव डिराइव्ड गॉस लॉ। अभी हमने डिराइव किए हैं कि कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके हम कूलम्स लॉ डेरिवेशन कर चुके हैं। अभी तक ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू टुडेज क्लास, राइट? सो फ्रॉम tomorrow, actually in the next class, we will discuss three applications, some different applications of Gauss law. How Gauss law is applied to different types of cases, and how from there, using Gauss law, how you can find electric field intensity. That we will discuss in the next class. So ऐसे ही हमारे क्लास को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे देना, कमेंट में बताना मत भूलो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।